हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, ये मैं लेने जा रहा हूं आपका शॉर्ट रिवीजन जो आप सभी के बहुत सारे एग्जाम्स में हेल्प करेगा। जो यूनिट टेस्ट आएगा, इसके बाद जो आपका सेमेस्टर एग्जाम आएगा, इसके बाद का जो एग्जाम आएंगे, जिससे आप कम टाइम के अंदर फटाक से देख के चीजों को रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको डिटेल में देखना है, डिटेल में समझना, तो प्लेलिस्ट में चले जाओ। मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जिससे आप चीजों को डिटेल में समझ सकते हो। बट गाइस, ये आपके लिए इनफ है और आप ये देख लोगे ना, आपका पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, कोई ऐसा पार्टिकल जो सर्कल के सरकमफेरेंस पे चक्कर काट रहा है, वैसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए बस इतना ही याद रखना, इट इज डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो फोर्स जो सेंटर के टुवर्ड है, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। जैसे आप सभी को पता है, ऐसे हम अगर गोल 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 घुमा रहे हैं तो फोर्स कहां रहता है? सेंटर की तरफ रहता है, इसलिए इसको सेंटर सीकिंग फोर्स कहते हैं। अब केपलर बाबा के टोटल 3 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। पहले लॉ की अब मैं बात करूं तो ध्यान से सुनना कि जितने भी प्लैनेट होते हैं उनका ऑर्बिट इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। कैसा ऑर्बिट होता है? इलिप्टिकल। और इलिप्स के पास हमेशा 2 फोकस होता है। तो इनके कहने का मतलब यह है कि ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स। मतलब जो और प्लैनेट का ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल होता है। और ये सन के मतलब इलिप्स के पास हमेशा 2 फोकस होता है, और किसी ये 2 फोकस में से एक फोकस पे सन हमारा क्या होता है? सिचुएटेड होता है। द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। किसी एक पे क्या होता है? सिचुएटेड होता है। ये केपलर बाबा के फर्स्ट लॉ के थ्रू है। अब फटाक से चलते क्योंकि हमारा रिवीजन है सेकंड लॉ के थ्रू। सो गाइस, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम क्योंकि हमें यहां बात 2 ही चीजों की बात कर रहे हैं, एक सन और दूसरा प्लैनेट। तो जब हम सन और प्लैनेट के बीच में लाइन ज्वाइन करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कैसे। अगर मान लो समझाना, ये बताना ये चाहूं कि पहले 1 घंटे में 1 किलोमीटर गया तो दूसरे 1 घंटे में भी 1 ही किलोमीटर जाएगा, तीसरे 1 घंटे में भी 1 ही किलोमीटर का जगह कवर करेगा, चौथे 1 घंटे में भी 1 किलोमीटर का जगह कवर करेगा। मतलब शिप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब हम लाइन ज्वाइन करेंगे बिटवीन प्लैनेट टू सन तो हमें यह पता चलेगा कि जब वो ट्रैवल कर रहा था तो पहले 1 घंटे में भी उसने 1 किलोमीटर कवर किया, दूसरे 1 घंटे में भी 1 किलोमीटर, तीसरे 1 घंटे में भी 1 किलोमीटर। तो बस इतना आपको याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। और गाइस, ये इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका, ये याद रखो। स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। बस ये याद रखो, ये होता है टाइम पीरियड, ये होता है मीन डिस्टेंस सन और प्लैनेट के बीच में, ये होता है स्क्वायर, ये होता है क्यूब। तो कैसे बनेगा? स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लैनेट टू सन। ओके गाइस, अगर इसको सॉल्व करना है तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फटाक से देखो, ध्यान दो एकदम अच्छी तरीके से। ओके, ये देखो, जब भी हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो 2 चीजें लगेगी, इक्वल और कांस्टेंट। अब अगर मुझे ये कांस्टेंट फाइंड करना है तो ये बस डिवाइड में लेके आ जाओ, हो गया। टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू के। हो गया गाइस। अब आगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बस इसके लिए मेरे दोस्त बस इतना याद रखो, ये ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को क्या करना है? उसका मल्टीप्लाई करना है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या करना है? स्क्वायर करना है। ये दोनों ऊपर है तो दोनों के बीच का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक ऊपर और नीचे है, उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा, एंड फोर्स अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। तो ऐसा रिलेशन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। एक ऊपर और नीचे, मतलब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। ओके, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और ये कम होगा तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। अब अगर मुझे इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा तो 2 चीजें लगेगी, इक्वल और कांस्टेंट। ओके, और यहां जो कांस्टेंट यूज होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ओके गाइस, अगर मुझे अब ये फाइंड करना है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, एफ डी स्क्वायर, और ये कहाँ आ जाएगा? नीचे में m1 m2 इक्वल टू जी। और गाइस, एक चीज और बताना चाहूंगा, ये डी कहीं कहीं आर भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। किसी किसी जगह पे आर यूज होगा, किसी किसी जगह डी यूज होगा, पर दोनों का मतलब 2 ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को ही कंसीडर किया गया है, समझ में आया? और ये पहला
मास ऑफ द अर्थ होता है और दूसरा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? तो इतनी चीजें मैंने बता दी, बस यही है फटाक से, क्योंकि हमारा शॉर्ट रिवीजन है तो फटाफट आगे बढ़ेंगे। अब मास, मास का मतलब कितना होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसी को हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। मास कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। दूसरा, हर जगह मास क्या होता है? सेम होता है। इवन अगर हम प्लैनेट भी चेंज करेंगे तो भी मास चेंज होने वाला नहीं है। अगर ज्यादा मास है, हाइयर द मास हाइयर द इनर्शिया, जितना मास बढ़ेगा उस पर लगने वाला इनर्शिया भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब चलते आगे, वेट। वेट के बारे में अगर मैं बताऊं, सिंपल सी बात है, बस इतना याद रखो, ये ओके, ये याद रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। बस ये याद रखो, वेट भी एक तरह का फोर्स होता है। तो वेट इज डिफाइंड एज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट इज डिफाइंड एज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस इतना याद रखो, आपका काम हो गया। और ये एक तरह का फोर्स होता है, मैंने बताया, इसीलिए इसका जो यूनिट होता है न्यूटन होता है। इसका यूनिट में बताना भूल गया, इसका यूनिट होता है केजी। ओके, इसके बाद इसकी वैल्यू हर जगह सेम नहीं होती। क्यों नहीं सेम होती? क्योंकि गाइस मास तो सेम रहेगा, बट ये जी प्लेस टू प्लेस, इवन प्लैनेट टू प्लैनेट क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। इसलिए डब्ल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और गाइस जो हमारा इवन हर जगह चेंज होता रहता है, क्यों? बिकॉज ऑफ जी। और इवन अगर हम ऑब्जेक्ट को किसी प्लैनेट पे लेके जाए, किसी प्लेस पे लेके जाए, तो भी उसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। अब चलते हैं आगे, अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गाइस, आपको बस अभी इतना याद रखना है। आप मेरे डिटेल लेक्चर में जाके देखोगे तो बाकी चीज आपको क्लियर हो जाएगी, बट शॉर्ट रिवीजन के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना। बाकी इससे रिलेटेड कुछ इतना एग्जाम में आता नहीं है। ओके, ये मैंने बताया ये कैसे है। आगे चलते, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरह से फाइंड करते हैं? देखो इस फोर्स, ये वाला एक फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, और एक ये जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। बस वही देखो, पीछे वाले फॉर्मूले को हमने चेंज कर दिया। आपको याद होगा पीछे वाले फॉर्मूले को, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, एम कैपिटल एम मतलब मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और आर ये डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, मतलब एक अर्थ और दूसरा ऑब्जेक्ट, उनके बीच का डिस्टेंस वही है। अब अगर ये दोनों सेम है तो सिंपल सी बात है, ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा, और दोनों साइड से एम एम क्या हो गया? कैंसल, एंड जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। हो गया, खत्म। और यही हमारा ये डेरिवेशन याद रखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फाइनल फॉर्मूला है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, ये सबसे बड़ी बात है, ये याद रखना। हमारा जो अर्थ होता है वो ओवल शेप का होता है। यहाँ परफेक्ट नहीं बनेगा, फिर भी मैं समझाना है, उस तरह से बन जाएगा। ओवल शेप का होता है। अब देखोगे ये पार्ट इक्वेटर होता है, और ये दोनों साइड क्या होते हैं? पोल्स होते हैं। तो इक्वेटर पे देखोगे डिस्टेंस ज्यादा होता है, और पोल्स पे अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। तो मैंने अभी एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, ये वाला, ये देखो, ये वाला जो अभी हमने सॉल्व किया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों ऊपर और नीचे है, मतलब दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब दोनों में इनवर्स रिलेशन है। कहने का मतलब क्या है कि जब जी बढ़ेगा तो आर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, या तो जी जब कम होगा तो आर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब गाइस अगर मैं इक्वेटर पे देखूं तो इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा है, और डिस्टेंस मतलब ये जो हमारा है ना, ये मेन डिस्टेंस है, डिस्टेंस को डिफाइन कर रहा है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इक्वेटर पे, ध्यान रखो, डिस्टेंस ज्यादा है तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ गाइस शॉर्ट में लिखा हुआ है, देखो इक्वेटर पे क्या है? इक्वेटर पे वैल्यू ऑफ जी लेस है एज कंपेयर टू पोल्स। पोल्स पे क्या होता है? पोल्स पे अगर हम देखें तो डिस्टेंस कम होता है, इसलिए वहां जी वैल्यू ऑफ जी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ओके, क्योंकि दोनों में इनवर्स रिलेशन है ना। तो हम अगर इक्वेटर पे देखते हैं तो इक्वेटर पे डिस्टेंस कम है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है। अगर इक्वेटर पे देखते हैं तो इक्वेटर पे जो हमारा आर की वैल्यू, मतलब डिस्टेंस जो है, मेन डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, इसलिए जी की वैल्यू क्या है? कम है। तो बस इतना याद रख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू जी की कहां होती है? जी मैक्स कहां होता है? इक्वेटर पे। और जी मिनिमम कहां होता है? जो जी मैक्स कहां होता है? पोल्स पे, दोनों पोल्स पे। और इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम होती है। ओके, तो इसीलिए पहला लाइन वो लिखा हुआ है। एंड दूसरा सेम गाइस, फिर से वैसा ही, वही फिर से कहानी। अगर अब हम अर्थ के ऊपर चल रहे थे, अर्थ के ऊपर, अब अर्थ को छोड़ के हम ऊपर बढ़ रहे हैं, मतलब फिर से जब हम अर्थ को छोड़ के ऊपर बढ़ रहे हैं मतलब क्या बढ़ेगा? देखो फिर से वही रिलेशन, अगर अर्थ को छोड़ के ऊपर बढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो वही लिखा हुआ है कि हम, सिंपल सी बात है,
डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी, अगर हाइट इंक्रीज हो रही है, अगर हाइट अर्थ के ऊपर हाइट इंक्रीज हो रही है तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन इनवर्स है। अब चेंज विद द डेप्थ, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज है, इसको फटाक से मैं शॉर्ट तरीके से समझाऊं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, शॉर्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। अब मान लो पहले, अब मैं पहले अर्थ पे चल रहा था, बाद में अर्थ के ऊपर चल रहा था, अब गाइस मैं क्या कर रहा हूं, अर्थ के अंदर जा रहा हूं, डेप्थ में जा रहा हूं। मान लो मैं यहां आ गया, अब जब मैं यहां आता हूं, अर्थ का सेंटर ये है, अब मेरे लिए अर्थ का मास बस इतना ही है। तो अर्थ का मास पहले रेडियस इतना था, ओके, मास भी इतना था, पर जैसे ही मैं इधर आऊंगा तो अब अर्थ का रेडियस इतना हो जाएगा और मास भी इतना हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब मैं डेप्थ में जाता हूं, जब मैं डेप्थ में जाता हूं तो मास भी डिक्रीज होता है और रेडियस भी डिक्रीज होता है। जब दोनों वैल्यू डिक्रीज होती है तो मैथ का कैलकुलेशन हमें आता है कि अगर ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू अगर दोनों डिक्रीज हो रही है तो इन शॉर्ट जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब मान लो अगर मैं यहां आ गया, रेडियस और छोटा हो गया और मास भी बहुत कम हो गया, तो फिर से और दोनों वैल्यू डिक्रीज हो रही, जब दोनों वैल्यू डिक्रीज होगी तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाए, डिक्रीज होगा। मतलब कहने का मतलब अगर ऊपर जाए तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, नीचे जाए तो भी डिक्रीज होगी, दिमाग में रख सकते हो। इसलिए देखो यहाँ ऐसा एरो हमने दिया हुआ है, ऐसा अगर हम हाइट हमारी इंक्रीज हो रही तो भी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो रही है, अगर हमारा डेप्थ इंक्रीज हो रहा है तो भी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो रहा है। किस तरह से मैंने यहां बता दिया। अब गाइस एस्केप वेलोसिटी, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फटाक से देखो हमने कंप्लीट कर दिया। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कहने का मतलब कि सैटेलाइट को ग्रेविटी से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए रहता है सैटेलाइट को, उसी को हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। समझ में है कि ग्रेविटेशनल फील्ड से सैटेलाइट को बाहर निकलने के लिए जितनी वेलोसिटी चाहिए रहती है उसको ही बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ओके, अब फ्री फॉल की बात करें तो गाइस सिंपल सा डेफिनेशन, द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल। अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर गिर रहा है तो समझ लो उसको क्या कहते हैं, फ्री फॉल। बस कुछ कंडीशन याद रखना। इनिशियल वेलोसिटी, देखो अभी मैंने पकड़ के रखा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, जीरो होती है। और सिंपल सी बात है कि जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये जो इसका मोशन है धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, और दूसरी बात गाइस एक चीज और, कि जब ये नीचे जाता है तो इसके मोशन को अपोज कौन करता है, इसके मोशन को अपोज कौन करता है, देखो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स के कारण, एयर के कारण इसके मोशन को क्या किया जाता है, अपोज किया जाता है। जैसे मैं अगर चींटी को छोड़ दूं तो बेचारा उसका मोशन अपोज होगा कि नहीं, होगा ना। और सिंपल सी बात, अगर एग्जाम में ये कभी कभार आता है कि ट्रू फ्री फॉल पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम, क्योंकि वहां कोई फ्रिक्शन नहीं होता, मतलब किसी भी पार्टिकल के कारण कोई फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता, मोशन को कोई अपोज नहीं कर पाता, इसीलिए वैक्यूम के अंदर ट्रू फ्री फॉल होता है। तो ट्रू फ्री फॉल पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। तो ये हो गया पूरा का पूरा चैप्टर, शॉर्ट रिवाइज करके मैंने आप सभी को दे दिया। ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपके यूनिट टेस्ट का काम हो जाएगा और आराम से आप चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज उसको ज्वाइन कर लो और उसमें ये नोट्स मैं भेज दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।